हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना जो टॉपिक है वो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक नया चैप्टर है सीए पार्टनरशिप का, क्लास 12th का। और सर जो क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड हो या फिर वो सीबीएसई बोर्ड हो, वो दोनों के लिए ये वीडियो वैलिड रहेगी। और सर उसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो मैं आपको बता देता हूँ सर कि क्लास 12th की जो पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एंड जो चैप्टर नंबर 2 है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप इंक्लूडिंग ऑल गुडविल एडजस्टमेंट, पहले से ही अपलोड हो गया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसी के साथ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको भी हमने सर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने सारे आपको एनसीईआरटी के बुक के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल्स और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पस के लिए हैं वो सारे आपको मैंने मार्क करवा दिए थे, सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। अगर सर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करना वीडियो को, पसंद आए तो। और सर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सर, आज अपन स्टार्ट करते हैं हमारे एक नए चैप्टर से जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेट्स स्टार्ट। सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को सर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या क्या होता है। एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। अब पता है सर, ये एक एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। मजाक नहीं कर रहा सर, सीरियसली एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछ सकता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। तो सर आप देखना, मेरी बात सुनना सर, कि जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है ना, इसका मतलब होता है कि धंधा बंद हो जाना। क्या बोला मैंने सर, कि आपका बिजनेस बंद हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है सर, आपका इसके अंदर बिजनेस क्लोज हो जाता है। आई बात समझ में। लेकिन जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है ना सर, इसके अंदर आपका जो बिजनेस होता है वो कंटिन्यू रहता है। क्या बोला मैंने सर, इसके अंदर आपका बिजनेस क्या रहता है सर, कंटिन्यू रहता है। ठीक है, पहला डिफरेंस समझ में आया। यस सर, कि भैया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या, भाई धंधा ही बंद हो गया, भाई धंधा ही बंद हो गया। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है सर, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अब सर धंधा बंद हो गया, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होता है ना, वो मे बी सर आपके ना किस कारण से हो सकता है। मान लीजिए जैसे आपके ना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सर जो भी आपकी सारी असेट्स होती है, क्या होता है सर, इस सारी असेट्स को क्या किया जाता है सर, सोल्ड आउट किया जाता है। जितनी भी असेट्स होती है उनको क्या किया जाता है, सोल्ड आउट किया जाता है। एंड जो सारी लाइबिलिटीज़ होती है, एंड ऑल लाइबिलिटीज़ को किया जाता है सर, क्या किया जाता है, आर पेड आउट किया जाता है। मतलब सर सिंपल सी बात है, पेड ऑफ किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि सर कि जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जितनी हमारी बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स पड़ी होती है हम उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और जो भी लाइबिलिटीज़ होती है हम उनका पेमेंट कर देते हैं। किसके अंदर सर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर। लेकिन सर जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है उसके अंदर हमारा धंधा तो बंद हुआ ही नहीं ना, तो हम क्या करते हैं, सारी असेट्स को और लाइबिलिटीज़ को, ऑल असेट्स एंड जो भी लाइबिलिटीज़ होती है हम उनको क्या करते हैं सर, रीवैल्यू करते हैं। क्या करते हैं सर, हम इनको रीवैल्यू करते हैं। मतलब सर इनको बेचते नहीं है, इनको पेड ऑफ नहीं करते, हम इनको रीवैल्यू करते हैं। तो सर सिंपल सी बात है, जब भी पेड ऑफ किया जाता है तो हम इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर, हम इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। और हम इसके अंदर कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया, यहाँ तक की चीज़ समझ में आई क्या सर। आपको अब डिफरेंस याद करने की आवश्यकता है क्या, नहीं सर, हमने हमारे मन से बनाए। कैसे बनाए सर, कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि धंधा ही बंद हो गया, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है जैसे कि सारे आपकी जो भी असेट्स होती है उनको अपन बेच देते हैं, और जो भी लाइबिलिटीज़ होती है अपन को पेड आउट कर देते हैं। इसके अंदर अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है उसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस तो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, और जो भी आपकी असेट्स होती है, जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ होती है, उनको क्या किया जाता है, रीवैल्यू किया जाता है। क्या किया जाता है सर, उनको रीवैल्यू किया जाता है। और इसके लिए हम क्या बनाते हैं सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या सर ये आपको 3 डिफरेंस याद रहेंगे। यस सर, क्योंकि जस्ट बिकॉज सर इसमें आराम से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आप लिखना चाहो सर एग्जाम्पल, क्या लिखना चाहो सर, एग्जाम्पल सर, ड्यू टू चेंज इन लॉ, कि सर लॉ में चेंज आ गया, इस कारण से आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। ठीक है, लॉ में चेंज आ गया, इस कारण से बिजनेस बंद करना पड़ा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ऑल पार्टनर्स डाई, या तो सभी पार्टनर्स क्या हो गए सर, सभी पार्टनर्स मर गए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के, तो मैं कह सकता हूँ सर कि अगर कोई एडमिशन होता है, क्या बोला सर मैंने, अगर कोई एडमिशन होता है, या फिर कोई सी रिटायरमेंट होता है किसी एक पार्टनर का, या फिर मैं कहता हूँ कि सर चेंज हो रहा है किसके अंदर, इन पीएसआर के अंदर। अगर पीएसआर के अंदर चेंज होता है तो मैं कहता हूँ कि सर वो क्या माना जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा। एग्जामिनर का सर फेवरेट क्वेश्चन रहता है, 4 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप आराम से अब मेरे हिसाब से लिख सकते हो कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के, डिसोल्यूशन फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सर ध्यान रखना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो आइए सर अब अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। ठीक है, यस सर, कॉन्सेप्ट नंबर 2।
सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 किसकी बेसिकली किसकी बात करता है सर? कॉन्सेप्ट नंबर 2 बात करता है हाउ टू प्रिपेयर, किसकी बात करता है सर? हाउ टू प्रिपेयर ए रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तक जो अपन ने बात करी ना सर, वो तो अभी तक अपन ने थ्योरिकली बात करी, लेकिन अब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकली, जो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा कि हमारे को ये बताओ रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो सर बहुत ईजी होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। मैं आपको बना के बताता हूँ सर, देखना रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ईजी है सर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है सर रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। आइए सर, जस्ट अ मिनट सर, मैं ये 1 सेकंड सर, ठीक है सर। आइए अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूँ सर आपके लिए। आप भी सर मेरे साथ ये फॉर्मेट बनाइए अपनी कॉपी के अंदर। सर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बच्चा मतलब कहने का मतलब सर जो पास होने की सोच रहा है ना, तो वो इस चैप्टर को ज़रूर छोड़ के ना जाए सर, इस चैप्टर को कंपलसरी करके जाए। और इतना शानदार इतना सिंपल चैप्टर है ना सर कि आप आराम से नंबर लेकर आ सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर इस चैप्टर में आपको। आई बात समझ में? यस सर। तो आइए फटाफट से अपन इसका क्या करते हैं सर, फॉर्मेट तो अपन ने ड्रॉ कर ही लिया सर। अब फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद अपन क्या करते हैं सर, इसका पर्टिकुलर अमाउंट, क्या बोला सर मैंने? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्लियर है क्या? यस सर। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले सर जितनी भी सारी आपकी असेट है, टू असेट, जितनी भी असेट है आप उसको किस पे ट्रांसफ़र करोगे? एट द रेट बुक वैल्यू। किस पे ट्रांसफ़र करोगे? एट द रेट बुक वैल्यू। जो भी असेट है, जितनी भी असेट है आपकी बैलेंस शीट के अंदर, उन सारी असेट्स को आप एट द रेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करोगे। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर। मतलब जितनी भी असेट्स है, जो भी जितनी भी असेट्स है, आप उन सबको एट द रेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करोगे। और सर जितनी भी लायबिलिटीज़ है, जितनी भी लायबिलिटीज़ है सर, कौन सी लायबिलिटीज़? आउटसाइडर लायबिलिटीज़। क्या वर्ड बोला सर मैंने? जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है आप उनको भी ट्रांसफ़र करोगे। किस पर सर? एट द रेट बुक वैल्यू पर। मतलब सर कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि सर जो भी लायबिलिटीज़ होगी आउटसाइडर, उनको भी एट द रेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करोगे, और जो भी असेट होगी उन सभी को आप एट द रेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करोगे। बट सर इसके अंदर आपको कुछ नोट हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होती है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आइए मैं आपको एक एक करके एक एक नोट के बारे में डिस्कस करवाता हूँ यहाँ पे। जस्ट अ मिनट सर, 1 सेकेंड, ठीक है। मैं आपको एक एक करके करवाता हूँ सर, ठीक है। देखिए सर, नोट नंबर 1 सर, नोट नंबर 1 किसका था? आपके असेट से रिलेटेड था, असेट रिलेटेड नोट है। इसको देखिएगा सर और समझिएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। सर क्या बोला मैंने? फॉलोइंग आइटम्स, फॉलोइंग आइटम्स। सर क्या बोला मैंने? फॉलोइंग आइटम्स। कुछ आइटम्स होते हैं जो आर नॉट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे कौन कौन सा आइटम है जिन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे? तो देखना सर, ऐसे कौन कौन से आइटम है जिन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जो पहला आइटम आता है वो आता है सर आपका कैश एंड बैंक। जो भी आपका कैश अकाउंट होगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा, हम उसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कोई भी आपका चाहे कैसा भी कैश अकाउंट हो, कोई सा भी बैंक अकाउंट हो, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे सर। उसी के साथ जो भी अगर आपका कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन होता है, इसे भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कभी कभार क्या होता है सर, क्वेश्चन में करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम इसे भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कभी कभार क्या होता है सर कि क्वेश्चन में कभी कभार हमारे को क्या गिवन हो जाता है, कभी कभार क्वेश्चन में हमारे को फिक्टिशियस असेट्स गिवन होती है, तो फिक्टिशियस असेट्स को भी हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं सर। कभी कभार सर हमारे क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स गिवन होते हैं, हम उनको भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। मतलब सर कहने का मतलब है, और कभी कभार डेफर्ड रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं हम उनको भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। मतलब सर ये जो असेट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपकी असेट साइड में आपको गिवन होगी, बट फिर भी आपको ट्रांसफ़र नहीं करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन कौन सी सर? कैश एंड बैंक अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, फिक्टिशियस असेट हो गया, प्रिलिमिनरी असेट्स हो गई आपकी, मतलब एक्सपेंडिचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स हो गए आपके, ठीक है। आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। उसी के साथ ध्यान रखना सर, अगर आपका लोन टू पार्टनर है, क्या बोला सर मैंने?
लोन टू पार्टनर है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर ओनली पार्टनर को रिलेटेड लोन है, ओनली पार्टनर से रिलेटेड लोन है तो वो भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। बताइए सर आपको समझ में आया या नहीं आया? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती है? सर एक तो कैश एंड बैंक ट्रांसफ़र नहीं होता, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होता, फिक्टिशियस असेट जो होती है वो भी ट्रांसफ़र नहीं होती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर ट्रांसफ़र नहीं होते, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफ़र नहीं होता। सर उसी के साथ जो पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, पीएनएल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है सर वो भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके असेट अकाउंट से, मतलब जो असेट साइड से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती। आइए अब हम बात करते हैं नोट नंबर 2 की। सर नोट नंबर 2 का एक था सर, जो नोट नंबर 2 था, जो नोट नंबर 2 था वो था सर हमारा लायबिलिटी से रिलेटेड नोट था। हम आइए अपन इसकी बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप ट्रांसफ़र नहीं करते हो। सर सुनना, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें हम ट्रांसफ़र नहीं करते। लिखाऊँ सर, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट ट्रांसफर्ड, फॉलोइंग्स आइटम आर नॉट ट्रांसफ़र। ये वो आइटम हैं जो सर कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, किसके अंदर सर? टू रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। समझ में आई क्या? टू रियलाइजेशन अकाउंट कि मतलब सर ये आइटम वो आइटम्स होते हैं जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होते। सर ऐसे कौन कौन से आइटम्स होते हैं जिन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं? तो देखिए सर, मैं बात करता हूँ ऐसे बहुत सारे आइटम्स की जिसमें सबसे पहले आता है सर आपके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आपका सर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, जो भी करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है उसे भी ट्रांसफ़र नहीं करते। सर अगर कोई लोन फ्रॉम पार्टनर है, क्या बोला मैंने सर? लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लोन लिया है तो हम उसे भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। कोई भी रिज़र्व एंड सरप्लस है, कोई भी रिज़र्व एंड सरप्लस है तो हम उसे भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। समझ में आया? हम उसी के साथ सर कोई भी, क्या बोला मैंने सर? कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस को ट्रांसफ़र नहीं करते, कोई भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं करते, करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं करते, लोन फ्रॉम पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं करते। सर उसी के साथ अगर कोई पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसे भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। सर किसी भी टाइप के फ़ंड को, एनी टाइप ऑफ फ़ंड को भी हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। एनी टाइप ऑफ फ़ंड, किसी भी टाइप का फ़ंड हो सर, हम उसे भी ट्रांसफ़र नहीं करते। बट सर ध्यान रखना, ये जो है ना, इसके लिए मैं अभी आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस लिखवाऊंगा, वो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको हाल फिलहाल इतना सा ध्यान रखना है कि सर कुछ आइटम्स होते हैं लायबिलिटी साइड के जिन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। बताइए सर आपको समझ में आ रहा है क्या? ये नोट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे तो सर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलना सर। आइए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ सर। उसके साथ ध्यान रखना सर, बाय, क्या याद रखना है सर आपको? बाय प्रोविडेंट फंड। क्या बोला सर मैंने? बाय प्रोविडेंट फंड, बाय प्रोविडेंट फंड और बाय आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सर कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ये वर्ड दे रखा होता है कि एम्प्लॉय स्टेट कॉरपोरेशन है, तो सर एक तरीके से पता है ये भी आपका क्या माना जाता है, पता है आपको? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी आपका एक तरीके से लायबिलिटी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं सर? ESIC। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। तो ये जो चीज़ें हैं ना सर, ये तो कंपलसरी ट्रांसफ़र होगी। कोई भी प्रोविडेंट फंड अगर आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा है, कोई भी प्रोविडेंट फंड अगर आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा है तो आप वो भी ट्रांसफ़र करोगे। अगर कोई आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन गिवन है लायबिलिटी साइड में तो आप उसको भी ट्रांसफ़र करोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब उसके बाद मैं आपको अब कुछ और बातें बताता हूँ सर। अगर जब भी सर आपको क्या होता है सर, सुनना मेरी बात को सर। अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ सर, देखना। बाय बैंक, या तो बाय बैंक होगा या फिर मैं कहता हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल होगा। क्या बोला मैंने? या तो सर बाय बैंक होगा या फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल होगा। ठीक है, बाय बैंक होगा या फिर क्या बोला मैंने? बाय पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट होगा। समझ में आया क्या? यस सर। कि अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट गिवन है तो करंट अकाउंट से करेंगे और फिर बचा हुआ कैपिटल अकाउंट से करेंगे। तो सर कहने का मतलब क्या हुआ क्वेश्चन में कहने का मतलब ये हुआ सर कि आपको सर जब भी असेट से पैसा मिलेगा, क्या बोला मैंने? जब भी पैसा मिलेगा तो सर पैसा मिलने पर दो ही चीज़ है, या तो आपको कैश में मिलेगा या तो क्या मिलेगा सर आपको? कैश में। अगर कैश में मिले तो बाय बैंक,
अगर आपको कैश नहीं मिल रहा, सुनना सर, अगर आपको कैश नहीं मिल रहा, अगर आपको पार्टनर्स के थ्रू मिलता है तो हम एंट्री क्या करते हैं सर, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसी हिसाब से सर आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जब भी आप पैसा दोगे या तो टू बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा आपकी जेब से, या फिर आप टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट से आप एंट्री पास करोगे। समझ में आया? कब सर? जब भी पैसा जाएगा, यदि पैसा जाएगा तो सर आपकी जेब में से या तो पैसा जाएगा तो टू बैंक या फिर पार्टनर्स के थ्रू जाएगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल या टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बताइए सर, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक का लॉजिक आपको समझ में आया या नहीं आया? सर पूरा सब कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी आप सिर्फ इस फॉर्मेट को बनाने पे फोकस कीजिए। आइए सर, ध्यान रखना सर। उसके साथ ही आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है सर, इसके अंदर मैं आपको नोट नंबर लिखवा देता हूँ 3 और इसके अंदर आपको मैं लिखवा देता हूँ नोट नंबर 4, ठीक है, जिसके अंदर अपन पूरा सीख लेंगे। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद ही सर अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर है, क्या बोला मैंने, अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर होता है तो रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो पैसा आएगा जाएगा, उसमें अपन ने लिख दिया पैसा जाएगा। पैसा किसी के लिए भी जा सकता है, एक्सपेंडिचर के लिए भी हो सकता है, लायबिलिटीज़ को पेड ऑफ के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अगर अब कोई भी डिफरेंस बचता है तो सर वो कहाँ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स करंट, ऐसा लिखो सर। आप इसको ऐसे मत लिखो, नहीं तो आप सर कन्फ्यूज हो जाओगे। आप इसको इस तरीके से लिखो, या तो टू प्रॉफिट आएगा, ठीक है, और इस प्रॉफिट को अपन किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, या तो फिर क्या आएगा सर आपके पास, बाय लॉस आएगा। क्या आएगा सर, बाय लॉस आएगा, और इस लॉस को भी अपन क्या करेंगे सर, P&L ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? क्या लॉजिक क्लियर हुआ आपको? क्या सर आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट का जो ये फॉर्मेट है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ सर, क्या अब आपको ये फॉर्मेट क्लियर हुआ? क्या ये फॉर्मेट आप लोगों ने उतार लिया सर? नोट नंबर 1 भी उतार लिया, नोट नंबर 2 भी उतार लिया। अब मैं बात करता हूँ सर आपके नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4 की, ताकि आपका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होगा, और इसी के रिगार्डिंग अपन अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी कंसिडर कर लेंगे। आइए सर नोट नंबर 3 पे। नोट नंबर 3 क्या था सर, पैसा जाएगा। क्या बोला था सर मैंने, पैसा अब जाएगा। अब सर जो ये पैसा जाएगा ना, वो देखो बहुत तरीके से जा सकता है पैसा। या तो हो सकता है कि आप लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर रहे हो, क्या बोला सर मैंने, लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। या हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो सर, एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर रहे हो। आई बात समझ में? या तो आप लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर रहे हो या फिर आप एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर रहे हो। तो अब बहुत सारी तरीके होते हैं सर। देखो, अगर लायबिलिटीज़ का पेमेंट हो रहा है सर, अगर लायबिलिटीज़ का पेमेंट हो रहा है तो सर 2 टाइप की चीज़ें होती है। क्या होती है सर, 2 टाइप की चीज़ें होती है। क्या कि अगर कैश से पेमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है सर, कैश से पेमेंट हो रहा है, या फिर कौन कर रहा है सर, पार्टनर पेमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है सर, पार्टनर ने पेमेंट किया है, पार्टनर ने पेमेंट किया है, या फिर कैश से पेमेंट हुआ है, वो डिपेंड करता है सर। अगर कैश से पेमेंट हुआ है तो हम क्या एंट्री करते हैं सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर सर पार्टनर ने पेमेंट करा है तो हम क्या एंट्री करते हैं सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया कि सर अगर लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, कैश जा रहा है, कैश से हो रहेगा तो टू कैश, अगर पार्टनर ने क्या होगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। और रियलाइजेशन को क्या करना है सर, डेबिट करना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पैसा जाएगा रियलाइजेशन डेबिट होगा। क्लियर है? यस सर। लायबिलिटी का जब भी पेमेंट होगा तो ये एंट्री होगी। सर अब पता क्या आता है, कभी कभार आपके पास सर कोई सी भी लायबिलिटी हो सर, चाहे से वो इवन इफ रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनरिकॉर्डेड हो या फिर रिकॉर्डेड हो सर, कोई सी भी लायबिलिटी हो, कैसी भी लायबिलिटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन इफ का मतलब होता है कोई सी भी, चाहे से कोई सी भी लायबिलिटी हो, चाहे से वो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने लायबिलिटी का पेमेंट करा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। अगर कैश से करा है तो टू कैश, अगर पार्टनर ने करा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अब उसी में सर एक और चीज़ ध्यान रखना, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, कभी कभार क्या होता है सर, क्वेश्चन क्या होता है, इज साइलेंट होता है अबाउट द पेमेंट, कि सर कितना पेमेंट करना है उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता है। अबाउट द पेमेंट, कि सर पेमेंट कितना करना है टू लायबिलिटी को, लायबिलिटी को कितना पेमेंट करना है इसके बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट टू लायबिलिटी, कि सर पेमेंट कितना करना है लायबिलिटी को, अगर इसके बारे में अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो सर आप हमेशा बात ध्यान रखना, हमेशा कितना पे करेंगे,
वी हैव टू पे, हमारे को पे करना पड़ेगा कितना सर, इक्वल टू इट्स, कितने इक्वल के सर, किसके इक्वल के बराबर, टू इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू। सर इसकी बुक वैल्यू जितनी है, उस लायबिलिटी की जितनी बुक वैल्यू होगी उस बुक वैल्यू के इक्वल हमारे को पेमेंट करना पड़ेगा। सर सबको अपन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, अभी जस्ट आप फोकस करो कॉन्सेप्ट लिखने पर और कॉन्सेप्ट समझने पर। लेट सपोज मान लीजिए सर, अब मैं आपको और चीज़ लिखवाता हूँ इसके बारे में। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, जैसे मैंने बोला सर क्रेडिटर हैं, ये आपकी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं क्रेडिटर, ठीक है, कितने रुपए के क्रेडिटर दिख रहे हैं सर, 10,000 रुपये के क्रेडिटर दिख रहे हैं। मैंने बोला केस ए, मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला केस ए, केस ए में मैं बोलता हूँ सर क्रेडिटर पेड ऑफ, क्या बोला सर मैंने, क्रेडिटर क्या हो गए सर, पेड ऑफ हो गए। क्रेडिटर कितने से पे ऑफ हो गए, कुछ भी नहीं लिखा। दूसरा मैं बोलता हूँ सर क्रेडिटर क्या हो गए सर, पेड ऑफ हो गए, कितने रुपए से, 8,000 रुपये से। सर केस सी बोलता हूँ मैं क्या सर, कि जो क्रेडिटर थे, क्या बोला सर मैंने, जो क्रेडिटर थे वो पेड ऑफ कर दिए गए बाय पार्टनर, पार्टनर ने पे ऑफ कर दिए गए कितने रुपए पे सर, 8,000 रुपये में। अगर ये मैं आपको तीनों केस अगर मैं आपको सॉल्व करवा दे दूंगा तो सर आपका लायबिलिटी से रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूज़न है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब सुनना सर, पहला केस क्या बोलता है, पहला केस बोलता है कि सर मैंने क्रेडिटर 10,000 के थे, मैंने उनको पे ऑफ कर दिया। सर कितना पे ऑफ करा, क्या क्वेश्चन में ये बता रखा है क्या हमारे को, क्या क्वेश्चन में बता रखा है कि हमने उसको कितना पेमेंट करा, नहीं सर क्वेश्चन में तो नहीं बता रखा कि हमने उसको कितना पेमेंट करा। तो बताइए अगर सर आपको क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा कि हमने कितना पेमेंट करा तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे सर कि हम क्या बोलते हैं कि हमने उसकी बुक वैल्यू के इक्वल पेमेंट करा होगा। बुक वैल्यू कितनी है सर, उसकी 10,000 है, तो हमने पेमेंट कितना करा होगा सर, 10,000 का पेमेंट करा होगा। तो बताइए सर आप एंट्री क्या करोगे, सर लायबिलिटी को पेमेंट कर रहे हो, यस सर, जब भी लायबिलिटी का पेमेंट होता है तो कैश से होता है तो टू कैश, पार्टनर से होता है तो टू पार्टनर, लेकिन रियलाइजेशन तो डेबिट होता है ना, यस सर रियलाइजेशन तो डेबिट होता है। तो सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब बताइए सर कैश में हुआ है या पार्टनर ने किया है, सर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे, कैश में हुआ है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए सर, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का हम क्या कर देंगे सर, पेमेंट कर देंगे। सर दूसरा, सर क्रेडिटर को पेड ऑफ किया है कितने रुपए, साफ साफ कह दिया सर 8,000 रुपये पेड ऑफ हुए हैं। तो सर लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से सर, 8,000 रुपये से। और टू कैश कितने रुपए सर, 8,000 रुपये। मतलब सर कहने का मतलब ये है कि हम कितना कम दे रहे हैं कितना ज़्यादा दे रहे हैं हमारे को इससे मतलब ही नहीं है, हमारे को सर कम या ज़्यादा से मतलब ही नहीं है, हमारे को तो मतलब किससे है कि हमारी जेब से पैसा कितना जा रहा है। आई बात समझ में, कहने का मतलब समझ में आया क्या, यस सर। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ क्या, यस सर। इसको 12,000 कर लीजिए सर, समझ में आया आपको, यस सर। उसी तरीके से सर इधर, सर मैंने क्रेडिटर को पे ऑफ करा, पार्टनर ने पे ऑफ करा, सर किसने पे ऑफ करा, पार्टनर ने। मतलब सर क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है तो आपको पता है लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, ठीक है, कितने रुपए से सर, 12,000 से डेबिट होगा। और टू क्या करेंगे सर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, एज द केस में भी क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 12,000। मतलब सर हमारे को मतलब नहीं होता लॉस या प्रॉफिट से, हमारे को नहीं मतलब कि हम उसको कितना कम दे रहे हैं कितना ज़्यादा दे रहे हैं, हमारे को नहीं मतलब कि हम उसको कितना कम दे रहे हैं कितना ज़्यादा दे रहे हैं, हमारे को नहीं है मतलब हम उसको कितना कम दे रहे हैं कितना ज़्यादा दे रहे हैं, हमारे को मतलब किससे है कि सर हमारी जेब से पैसा कितना जा रहा है, हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा। आई बात समझ में, यस सर, कि हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा। क्लियर है क्या, यस सर। बताइए क्या आपको सर ये पूरा लायबिलिटी का जो पेमेंट है वो समझ में आया, वो टॉपिक क्लियर हुआ, यस सर। तो आइए हम अब इसके अंदर आपको और कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज एक और केस बताता हूँ सर मैं आपको, हैशटैग स्पेशल केस है सर, ये आपका एक स्पेशल केस है सर। पहला सर लायबिलिटी, अगर सर मान लीजिए लायबिलिटी को गुस्सा आ गया, लायबिलिटी का हम पेमेंट नहीं करे तो लायबिलिटी ने क्या करा, टुक ओवर, ले लिए सर। मान लीजिए लायबिलिटी अगर असेट ले लेती है, क्या बोला सर मैंने, अगर लायबिलिटी असेट ले लेती है, क्या बोला सर मैंने, अगर लायबिलिटी असेट्स को टुक ओवर कर लेती है, मतलब सर उसने क्या करा, जितनी भी असेट्स थी उनको असेट्स को ले लिया। सर क्या बोला मैंने, लायबिलिटीज टुक ओवर दी असेट्स, मतलब मान लीजिए सर लायबिलिटी अगर असेट्स को ले लेती है तो हम क्या करेंगे, बताइए सर। अगर लायबिलिटी असेट को ले लेती है तो सर ध्यान रखना हम उसकी कोई एंट्री ही नहीं करेंगे। मतलब सर जब भी लायबिलिटी असेट्स को लेगी
जब भी लाइबिलिटी असेट्स को लेगी तो हम उसकी कोई एंट्री ही पास नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर। अब चाहे से सर वो आपकी जो असेट है वो चाहे से रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने? चाहे से सर आपकी वो असेट रिकॉर्डेड हो या फिर वो अनरिकॉर्डेड असेट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आप असेट लाइबिलिटी लेती है, जो भी असेट लाइबिलिटी ले रही है, चाहे से वो असेट आपकी रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, उसकी अपन कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। बताइए सर आपको समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? यस सर। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है सर? लेट सपोज मान लीजिए मैं आपको ऐसे कहता हूँ कि जो लाइबिलिटी थी, क्या बोला सर? लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड। कौन सी लाइबिलिटी है सर? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में। कितने रुपए की सर? 10,000 रुपये की। तो सर अब बताइए आप क्या करोगे? अब बताइए सर आप क्या करोगे? तो सर सिंपल सी बात है, जब भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी, जब भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी तो हमारे को तो पेमेंट करना ही है, लाइबिलिटी का पेमेंट करना ही है। लाइबिलिटी का पेमेंट करना है नहीं करना? करना है। तो हम एंट्री क्या करेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी लाइबिलिटी का पेमेंट होता है तो रियलाइजेशन क्या होता है? डेबिट होता है। और सर क्वेश्चन साइलेंट है कि हमने कितना पे करा है उसको, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा कि हमने कितना पे करा है। तो हम क्या मानते हैं? अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या मानते हैं कि सर जितनी बुक वैल्यू होगी उतना पेमेंट किया होगा। यस सर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा तो हम क्या मानते हैं कि जितनी बुक वैल्यू होगी उतना पेमेंट करा होगा। यस सर। किस में करा होगा सर? कैश से ही करा होगा। तो टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। बताइए सर क्या अब आपको लाइबिलिटी से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? बताइए सर समझ में आया आपको या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपका? समझ में आया? यस सर। क्लियर हो गया क्या पूरा? हाँ सर। लाइबिलिटी से रिलेटेड हमारे को सारी चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर हम एक्सपेंडिचर के पेमेंट की, जिससे लिख लीजिए सर बिलो, क्योंकि सर यहाँ पे अगर मैं लिखवाऊंगा तो फिर आपको PDF में दिक्कत आती है सर। तो बिलो नीचे देखिए सर, इसके लिए आप एक्सपेंडिचर का पेमेंट। आइए सर अब अपन एक्सपेंडिचर के पेमेंट को समझते हैं। क्या आपको यहाँ तक की चीज़ समझ में आई सर? क्या क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे एक्सपेंडिचर का पेमेंट। सर ये एक्सपेंडिचर का पेमेंट कौन सा पेमेंट होता है सर? ये रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है सर, अगर आप अपनी फर्म की असेट्स को बेचोगे तो बेचने में और आपकी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में, सारे सेटलमेंट करने में तो कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा ना सर, कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा। अब वो खर्चा कौन बियर करेगा? उसके लिए भी बहुत सारी कंडीशंस है सर। तो आइए मैं आपको एक शॉर्ट समरी बनवा देता हूँ सर, जिसके आपका हमेशा के लिए कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाएगा। सर अगर पेयर मतलब जो पे करेगा, ये कौन है? बोनर मतलब जो बोन करेगा कि भाई मैं बोन करता हूँ, जितना भी खर्चा होगा मैं बोन करूँगा, तू तो पे करता चल, तू मार खाएगा, सहन मैं करूँगा। सहन कौन कर रहा है? पे कौन कर रहा है? ये देखिए सर, अगर पे आपकी फर्म करती है, क्या बोला मैंने? अगर फर्म पे करती है तो आप टू कैश। लेकिन सर अगर पार्टनर पे करता है, क्या बोला मैंने सर? अगर पार्टनर पे करता है तो टू पार्टनर। क्या बोला मैंने सर? अगर पार्टनर पे करता है तो टू पार्टनर। अगर सर ऐसे बोनर में अगर फर्म बोन करती है, फर्म बोलती है चल ठीक है तू कितना ही मार ले मैं सहन करूँगी, तो रियलाइजेशन डेबिट। क्या बोला सर मैंने? रियलाइजेशन डेबिट कर दो। अगर पार्टनर बोन करेगा, पार्टनर बोलता है कि चल कोई बात नहीं तू कितना ही मार ले मैं सहन करूँगा, तो पार्टनर डेबिट। क्या बोला सर मैंने? पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। अब वो चाहे से कैपिटल होगा या फिर करंट होगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या? समझ में आई बात? यस सर। तो मैंने क्या बोला सर? एक्सपेंडिचर का पेमेंट, अगर पेयर कौन है? बोनर कौन है? पेयर अगर फर्म है तो टू कैश, पेयर अगर पार्टनर है तो टू पार्टनर, बोनर अगर फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट, बोनर अगर पार्टनर है तो पार्टनर अकाउंट डेबिट। सर अब आगे एक और चीज़ सुनना सर, अगला टॉपिक आता है इसी के अंदर रेम्यूनरेशन का। किसका सर? रेम्यूनरेशन मतलब सर सैलरी, रेम्यूनरेशन का, कि सर पार्टनर को कभी कभार हम क्या देते हैं? रेम्यूनरेशन भी देते हैं। तो सर कितना रेम्यूनरेशन देना है और उसकी क्या एंट्री करनी है? देखिए सर, जब भी हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे, तो हम एंट्री क्या पता है क्या करते हैं? हम एंट्री करते हैं सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा खर्चा है सर, हमारा खर्चा है, और टू पार्टनर्स अकाउंट। अब वो चाहे से कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है और वो चाहे से अब करंट अकाउंट भी हो सकता है। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तीसरा पॉइंट सर, क्या? अगर फॉर दिस रेम्यूनरेशन, क्या बोला सर मैंने? फॉर दिस रेम्यूनरेशन पार्टनर टुक, क्या बोला सर मैंने? पार्टनर टुक ले लेता है एनी असेट। मान लीजिए पार्टनर ने कोई असेट ले ली,
अभी तक सर हमने उसको क्या दिया, रेमुनेशन दिया। रेमुनेशन क्या किया अभी तक सर हमने, ड्यू करा। ड्यू करने की एंट्री क्या करी सर हमने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट, कि हम पार्टनर को रियलाइजेशन का रेमुनेशन देंगे, हम इतना रेमुनेशन देंगे। लेकिन मान लो कि रेमुनेशन के लिए पार्टनर ने क्या ले ली, कोई असेट ही ले ली। पार्टनर ने क्या बोला, भाई तू देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, बट मैं तो चल ठीक है असेट लेके जा रहा हूँ, मैं असेट लेके जा रहा हूँ। मान लीजिए अगर पार्टनर इसके बदले में असेट लेके जाता है तो हम एंट्री क्या करेंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बोला सर मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्यों सर, क्योंकि आपने बताया था सर असेट से रिलेटेड, क्या बोला सर मैंने, असेट से रिलेटेड दो ही चीज़ें होती है। असेट से रिलेटेड पैसा आता है, या तो पैसा आएगा या फिर पार्टनर लेकर जाएगा। यहाँ पे असेट कौन लेकर जा रहा है, पार्टनर। कैश आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कौन आ रहा है, पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आई या नहीं आई बात, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सर कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ सर, सिंपल सा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी असेट से रिलेटेड चीज़ है, असेट से रिलेटेड चीज़ है, तो सिंपल सी बात है रियलाइजेशन आपका क्रेडिट ही होगा। असेट से रिलेटेड चीज़ है तो आपका रियलाइजेशन हमेशा क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट ही होगा। अगर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश नहीं आ रहा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट एज द केस में भी डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे सर करंट अकाउंट भी लिख दीजिए और करंट अकाउंट भी आ सकता है। समझ में आई क्या बात, समझ में आया या नहीं आया, टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब आता है सर आपका एक स्पेशल केस। कौन सा केस सर, एक स्पेशल केस आता है जिसमें सर मैं आपको एकदम घुमा सकता है एग्जामिनर, एकदम घुमा सकता है। क्या स्पेशल केस है, सुनना सर। आपको मैं दो स्पेशल केस लिखवा रहा हूँ, दो मैं आपको सेंटेंस लिखवाऊंगा, आप बताना सर उसमें एंट्री क्या होगी और देखना सर कितना स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है जो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। आई थिंक सर अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, अभी तक तो आपका वेल एंड गुड चल रहा होगा, अभी तक आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। आइए सर, स्पेशल केस में अगर मैं फर्स्ट स्पेशल केस की बात करता हूँ तो देखिए सर क्या लिखा हुआ है, पार्टनर ए। क्या बोला सर मैंने, पार्टनर ए, पार्टनर ए partner A had obtained remuneration of rupee 10,000 for dissolution of firm। भाई फर्म के डिसोल्यूशन के लिए, क्या बोला सर मैंने, फर्म के डिसोल्यूशन के लिए पार्टनर ए ने कितने रुपए का रेमुनेशन लिया सर, 10,000 रुपये का रेमुनेशन लिया, ठीक है। एंड आगे क्या लिखा हुआ है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर, एंड जो रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर है ऑफ रुपी 8,000 पेड बाय फर्म, और फर्म ने 8,000 रुपये का खर्चा पे करा। देखिए सर आपसे वो इसकी जनरल एंट्री पूछ सकता है, तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सर, पार्टनर ए हैड ऑब्टेन ए रेमुनेशन, उसने रेमुनेशन लिया, ठीक है, 10,000 का लिया, किसके लिए लिया, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिया। तो सर रेमुनेशन की क्या एंट्री करते हैं अपन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस सर, क्या एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या करते हैं सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हैं। यस सर, सुनना सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स ए है ना, तो मैं एस कैपिटल अकाउंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ सर मैं, टू एस कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, ए कैपिटल भी हो सकता है फिर, या फिर वो करंट भी हो सकता है, एज द केस में भी। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या? यस सर। कितने रुपए से एंट्री कर दूंगा सर मैं, ये 10,000 रुपये से एंट्री पास ऑन कर दूंगा। फिर सर रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर 8,000 रुपये का पे करा, रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर है सर, अपन एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सर ऐसे कैसे कर देंगे, अभी तो आपने बहुत सारा ज्ञान दिया था रियलाइजेशन पर। देखिए ना सर, अगर बोनर कौन है, फर्म, पता ही नहीं है सर क्वेश्चन में बोनर कौन है, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमारे को क्या मानना है कि फर्म ही होगी। समझ में आया? और यहाँ भी जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमारे को क्या मानना है कि पार्टनर फर्म ने ही पे करा होगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगर फर्म बोनर है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। यस सर। और फर्म ने पे करा है तो टू कैश अकाउंट होगा। यस सर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए सर, कितने रुपए पे करे सर हमने, 8,000 रुपये पे करे, 8,000। बताइए सर क्या यहाँ तक की चीज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर, यहाँ तक की चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई। ये तो सिंपल था सर, इसके अंदर क्या हार्ड था, जस्ट ए मोमेंट सर। क्या ये चीज़ समझ में आई? यस सर।
जस्ट सर अभी मैं आपको वो कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दूंगा आपका, एक सेकंड आगे सुनना सर। आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए सर पार्टनर ए है, क्या बोला सर मैंने, पार्टनर ए। अब दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, हैड ऑब्टेन्ड रेम्यूनरेशन of rupee 10,000 for realization expenditure and actual expenditure paid by firm rupee 20,000। बताइए सर आप अब इसमें क्या एंट्री पास ऑन करोगे, बताइए सर। क्या लिखा हुआ है, पार्टनर ए, क्या बोला सर मैंने, पार्टनर ए हैड ऑब्टेन्ड ए रेम्यूनरेशन मिल रहा है सर, एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री करते हो, हाँ सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखो सर जब भी रेम्यूनरेशन मिलता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, यस सर। तो टू पार्टनर कितने रुपए सर, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट जो भी सर जिस भी हिसाब से, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में होगा, कितने रुपए सर, 10,000 रुपये से आप एंट्री पास ऑन कर दोगे। फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर पेड किया फर्म ने सर, कितने रुपए का, 20,000 का, तो आप एंट्री क्या करोगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए सर, 20,000 रुपये का पेमेंट किया, आप ये वाली एंट्री पास कर दोगे। सर जिन जिन बंदों ने, जिन जिन व्यक्तियों ने ये सोचा वो गलत सोचा सर, ये वाली एंट्री पास ऑन ही नहीं होगी। हाँ सर ये वाली एंट्री पास ऑन नहीं होगी, ओनली सिर्फ ये वाली ही एंट्री पास ऑन होगी, ये वाली एंट्री पास ऑन ही नहीं होगी। ऐसा क्यों सर, अब मेरी बात सुनिए, ऐसा क्यों सर, अभी आपने ऊपर वाले में तो पास करवा दी 2 एंट्री, लेकिन नीचे वाले में तो करवाई नहीं। सर देखिए आपको रेम्यूनरेशन मिल किसके लिए ले रहा है, आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन मिल रहा है फॉर डिजोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए, कि आपने डिजोल्यूशन ऑफ फर्म में कुछ हेल्प करी होगी, इसलिए आपको डिजोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए रेम्यूनरेशन मिल रहा है। बट सर दूसरे वाले क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन किसके लिए मिल रहा है, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर के लिए मिल रहा है सर। आपको किसके लिए मिल रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर के लिए मिल रहा है। मतलब सर चाहे से कितना ही खर्चा हो, चाहे से सर कितना भी खर्चा हो, आपको कितना ही खर्चा हो, कौन बियर करेगा, पार्टनर ए रेम्यूनरेशन लेगा उसके लिए। कोई कितना भी खर्चा करे, जैसे 20,000 का खर्चा हो, 25,000 का खर्चा हो, 28,000 का खर्चा हो, कितने रुपए का भी खर्चा हो, हमारे को उससे मतलब ही नहीं है। हमारे को किससे मतलब है सर, हमारे को सिर्फ रेम्यूनरेशन देना है, हम रेम्यूनरेशन की एंट्री पास ऑन कर देंगे। बाकी कौन जाने, पार्टनर जाने, पार्टनर का एजेंट जाने, हमारे को पार्टनर से मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ ये वाली एंट्री पास ऑन कर देंगे, ये वाली एंट्री पास ऑन कर देंगे। समझ में आया, स्लाइटली डिफरेंस था सर, कहाँ डिफरेंस आया, यहाँ पे डिफरेंस आया, कहाँ आया कि ये डिजोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए रेम्यूनरेशन मिला था और यहाँ पे डिजोल्यूशन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर के लिए रेम्यूनरेशन मिला है। तो आइए अपन इसको भी लिख ले क्या, यस सर लिख लें, हाँ सर लिख लीजिए। तो आइए मैं अब इसका क्रक्स लिखवा देता हूँ आपको, जो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, हैशटैग क्रक्स। हैशटैग क्रक्स क्या है आपका इसका, कि सर अगर आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर, आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है सर, आपको फॉर डिजोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए मिल रहा है। अगर फर्म के डिजोल्यूशन के लिए मिल रहा है तो सर आपको 2 एंट्रियां पास करनी पड़ेगी, एक तो रेम्यूनरेशन की भी करनी पड़ेगी, एक प्लस आपको एक्सपेंडिचर की भी एंट्री पास ऑन करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 1 जो अभी अपन ने लिया ऊपर। लेकिन सर अगर आपको फॉर किसके लिए मिल रहा है, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर के लिए मिल रहा है, आपको रेम्यूनरेशन ही रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर के लिए मिल रहा है, तो सर आपको सिर्फ एक रेम्यूनरेशन की एंट्री पास ऑन करनी पड़ेगी। बताइए सीए वाले क्लास 12th वाले बच्चों समझ में आया या नहीं आया, आपको लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपको समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है, समझ में आया क्या सर आपको। आई होप सर आपको इस चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आई थिंक अब आपको सर कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब अब आपको मैंने ये जो पैसा जाएगा, ये जो टॉपिक है सर पैसा जाएगा, वो वाला क्लियर आपको नोट अब हो गया होगा कि सर पैसा जब भी जाएगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, पैसा जब भी जाएगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। और ध्यान रखना सर पैसा हमेशा 2 ही केसों में जाता है, या तो लायबिलिटी के केस में या फिर एक्सपेंडिचर के केस में। तो जब भी लायबिलिटी और एक्सपेंडिचर आपको दिख जाएगा तो आप रियलाइजेशन को डेबिट कर देना। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ
या नहीं हुआ? क्लियर है? गॉट इट? सारी चीज़ें क्लियर है? यस सर। अब अपन बात करते हैं पैसा मिलेगा मतलब असेट से रिलेटेड नोट नंबर 4 की, या नोट नंबर 3 तक क्लियर है आप सबको? अब अपन बात करते हैं सर नोट नंबर 4 की। ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे सर आपको? ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। आइए सर नोट नंबर 4। तो अब सर बात करते हैं नोट नंबर 4 की। नोट नंबर 4 का जो बेसिकली वो है पैसा आएगा। अब एक बात बताओ सर, पैसा कहाँ से आएगा? सर एक ही चीज़ है, पैसा आने वो है हमारी असेट। जब हमारी असेट को हम बेचेंगे तो बेचने से जो पैसा आता है हम उसे कहते हैं सर पैसा आएगा। पैसा आएगा वो होती है सर हमारी असेट। ठीक है, अब सुनना सर, असेट आएगी तो उसके लिए दो चीज़ें हैं सर, या तो हमारे पास कैश आएगा, या तो क्या बोला मैंने, कैश आएगा, या फिर हो सकता है कि हमारे पास सर कैश ना आए, हमारे पास क्या आ जाए, पार्टनर्स ने ले लिया हो असेट को तो हमारे पास पार्टनर्स के थ्रू पैसा आएगा। तो सुनना सर, अगर कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या बोला मैंने, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आई बात? यस सर। अगर पार्टनर ने ले लिया, क्या बोला सर मैंने, अगर पार्टनर ने असेट ले ली है तो हम क्या एंट्री करेंगे सर, पैसा नहीं आया ना बट पार्टनर्स आए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट एज द केस में भी, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। तो सर कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ सर कि जब भी आपके पास पैसा आएगा, मतलब जब भी असेट से रिलेटेड चीज़ें होगी, क्या बोला मैंने, जब भी असेट से रिलेटेड चीज़ें होगी तो दो ही चीज़ होती है, या तो कैश आएगा या फिर पार्टनर से पैसा आएगा। तो अगर कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर पार्टनर से है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आई या नहीं आई बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब आपको सर इसके अंदर मैं कुछ स्पेशल केसेस बता देता हूँ जो इसमें आपको दिक्कत आती है। पहला कि सर कोई भी अगर मान लीजिए जैसे कोई भी प्रोविज़न है रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग सर, किसी भी असेट के रिगार्डिंग, एनी प्रोविज़न रिगार्डिंग असेट जो शुड बी ट्रांसफर्ड, क्या बोला सर मैंने, शुड बी नेट ऑफ कर दिया जाएगा या फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, बात एक ही है। मतलब सर कैसे नेट ऑफ कर दिया जाएगा? लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। सर देखिए, ये आपकी बैलेंस शीट है, यस सर। यहाँ आपके डेटर हैं, यस सर। आपके डेटर है 1 लाख रुपए के, जिसमें से मैं बोलता हूँ कि पीबीडी पहले से माइनस हो रखा है 20,000 रुपये का। तो आपके पास डेटर कितने के बचे सर? 80,000 रुपये के बचे। आपके पास सर दो ऑप्शन है, मैं आपको एक ही ऑप्शन पे प्रेफर करूँगा। क्या करना सर कि जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र करोगे, असेट को ट्रांसफ़र करोगे तो टू डेटर करोगे। बताया था ना सर अभी मैंने कि जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले आप सारी असेट्स को ट्रांसफ़र करते हो। ये देखिए सर, सबसे पहले अपन सारी असेट्स को ही ट्रांसफ़र करते हैं। यस सर, एट द रेट बुक वैल्यू पे। यस सर, तो एट द रेट बुक वैल्यू देखिए सर, आपकी बुक वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? या तो आप 1 लाख पे ट्रांसफ़र करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर बाय पीबीडी लिखो कितने रुपए, 20,000 रुपये। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्टली टू डेटा लिख दो। कितने रुपए सर? 80,000 रुपये। इट इज़ बेस्ट। और मैं कौन सा मानता हूँ सर, ये भी सही है, ये भी सही है, बट आपको फॉलो ये करना चाहिए सर, क्योंकि शॉर्ट होता है स्वीट होता है। समझ में आई या नहीं आई बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि मतलब कोई भी अगर प्रोविज़न है किसके रिगार्डिंग, असेट के रिगार्डिंग, कोई भी अगर प्रोविज़न है, अगर कोई भी प्रोविज़न है असेट के रिगार्डिंग, तो आप उसको क्या कर दो सर, नेट ऑफ कर दो एंड देन ट्रांसफ़र करो, एंड देन ट्रांसफर्ड, और तभी अपन उसको क्या करेंगे सर, ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज अपन उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? है दोनों सही। आप 1 लाख इधर ट्रांसफ़र करके 20,000 इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 80,000 भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है? यस सर। बट एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ध्यान रखना। बट सर मैं आपको एक पूरा की पूरा स्पेशल केस बना के समझाता हूँ सर, किसके ऊपर? ऑन डेटर के ऊपर। स्पेशल केस ऑन डेटर, क्योंकि सर डेटर ही एक ऐसा है जिसमें आपको सर कन्फ्यूज़न होगा, अदरवाइज़ आपको किसी के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कैसे सर? मान लीजिए ये ऊपर वाला एग्जाम्पल अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, ये आपके पास डेटर है सर कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। ये डेटर है सर आपके पास 1 लाख रुपए का, जिसमें से मैंने बोला कि पीबीडी आपका 20,000 लेस कर दीजिए, पीबीडी आपका 20,000 लेस कर दीजिए। डेट मीन्स कि आपके पास 80,000 रुपये के डेटर बच गए। ठीक है, केस ए क्या बोलता हूँ सर मैं?
केस ए बोलता हूँ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्या बोला सर मैंने, क्वेश्चन इज साइलेंट, कि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। तो सर एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता तो सर जैसे आपने लाइबिलिटी के अंदर बताया था, जैसे सर आपने लाइबिलिटी के अंदर बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम उसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग पे करते हैं, तो क्या सर ऐसा असेट के अंदर भी होता है क्या? तो देखिए सर, सुनिएगा सर, असेट के अंदर सुन लीजिएगा सर, सुनिए सर, लिखवा देता हूँ सर मैं आपको, चाहे से यहाँ पे लिखवा देता हूँ, सुनिए सर। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्या बोला सर मैंने, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, लिख लीजिए सर, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रियलाइजेशन, कि कितना रुपया मिल रहा है वो मुझे नहीं पता सर, अबाउट रियलाइजेशन, कि कितना पैसा मुझे रिसीव हो रहा है ये मुझे नहीं पता, देन तो हम क्या मानेंगे, देन वी अज्यूम, हम क्या अज्यूम करेंगे सर, कि हमारा रियलाइजेशन कितना हो रहा है, निल, रियलाइजेशन इज़ निल, हमारे को 1 रुपया भी रिसीव नहीं हो रहा, हम क्या मानेंगे सर, कि हमारे को 1 रुपया भी वसूल नहीं हो रहा है। आइए बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? मतलब सर जब भी अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है अबाउट द रियलाइजेशन, कि असेट से कितना रियलाइज हुआ है, तो हम क्या मानेंगे कि रियलाइजेशन निल है। और अगर लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे कि रियलाइजेशन, कि हम क्या मानेंगे कि जो पेमेंट हुआ है वो उसके बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग पेमेंट हुआ है। कब? जब क्वेश्चन साइलेंट हो। बताइए सर, क्या आपको ये चीज़ भी क्लियर है? यस सर। तो देखिए सर, क्वेश्चन साइलेंट था, यस सर। केस बी की अगर मैं बात करता हूँ तो सर केस बी कहता है कि एडिशनल बेड डेब्ट्स, क्या कहता है सर क्वेश्चन, केस बी कहता है एडिशनल बेड डेब्ट्स 20,000। केस सी कहता है सर क्या, कि एडिशनल बेड डेब्ट्स, केस सी कहता है सर आपके जो एडिशनल बेड डेब्ट्स हुए हैं वो हुए हैं सर 50,000 रुपये। केस सी कहता है सर कि जो केस डी, जो आपके एडिशनल बेड डेब्ट्स हुए हैं वो हुए हैं सर आपके कितने रुपए सर, एडिशनल बेड डेब्ट्स आपके हुए हैं सर कितने रुपए, 10,000 रुपये। तो बताइए सर आप इन अलग अलग सिचुएशन में किस टाइप से आप अमाउंट निकालोगे। और केस लिखवाता हूँ सर मैं आपको, ताकि आपके और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, एक साथ ही सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। केस ई, डेटर रियलाइज्ड हुए एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पर रियलाइज हुए। केस एफ की बात करता हूँ मैं सर, कि जो डेटर है वो रियलाइज्ड हुए, डेटर्स रियलाइज्ड एट 10% मोर, भाई 10% ज़्यादा पे डेटर मेरे रियलाइज़ हुए। बस अगर सर आपने ये मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 केस अगर मेरे साथ आपने सॉल्व कर दिए तो सर आपका ये वाला टॉपिक नोट नंबर 4 भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नोट नंबर 4 में और कुछ नहीं है, नोट नंबर 4 में और कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं सर, कि कैश आएगा, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर कैश नहीं आ रहा तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट रियलाइजेशन तो निल मान लेना, अगर प्रोविजन रिगार्डिंग एनी असेट है तो उसको अपन नेट ऑफ करके ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो आइए सर, अपन इसका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। आपको पता है कि सर जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हम ट्रांसफ़र करेंगे टू डेटर कितने रुपए सर, 80,000 रुपये। बताइए सर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई क्या बात? यस सर। केस ए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैंने क्या बताया था, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रियलाइजेशन, सर क्वेश्चन साइलेंट है रियलाइजेशन के बारे में कि कितना पैसा मिला है नहीं बता रखा, तो हम क्या मानेंगे कि 0 रुपया मिला है, 1 रुपया भी नहीं मिला। अगर रुपया ही नहीं मिला तो सर इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री। समझ में आया? बिकॉज रियलाइजेशन इज़ निल, क्योंकि रियलाइजेशन कितना रुपया है, निल है, और रियलाइजेशन निल होगा तो सर इसकी अपन कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन सर केस नंबर बी क्या बोला गया सर, एडिशनल बेड डेट्स 20,000 रुपये। अब एक बात बताओ सर, मेरे पास डेटर कितने हैं, 1 लाख रुपये के। हमेशा ग्रॉस को यूज़ करना है, हमेशा किसको यूज़ करना है, ग्रॉस को यूज़ करना है। तो 1 लाख में से 20,000 आपके डूब गए तो बताओ आपको कितना रुपया मिला। एक तरीके से सर आपको 80,000 रुपये मिले। पैसा मिल रहा है तो सर कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। सर असेट है मतलब टू रियलाइजेशन। समझ में आया? कितने रुपए मिल रहे हैं सर, 80,000 रुपये। हमारे को नहीं है मतलब कि कितना कम मिल रहा है, हमारे को नहीं है मतलब कि कितना ज़्यादा मिल रहा है, हमारे को मतलब कितना है, किससे है कि कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है। सर 50,000 रुपये के बेड डेट्स हो गए सर। तो सर कहने का मतलब है
1 लाख के थे हमारे पास डेटर, 50,000 डूब गए, मतलब कितना रुपया मिल रहा है, 50,000 रुपया मिल रहा है। क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आया, कितने रुपए सर, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। बताइए सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लॉजिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। यस सर। एडिशनल बैड डेट्स 10,000, 10,000 रुपये के एडिशनल बैड डेट्स हैं सर। डेटर कितने के थे, 1 लाख के, 10,000 डूब गए सर, कितना रुपया मिल रहा है, 90,000 मिल रहा है सर। क्या एंट्री करेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए सर, 90,000 रुपये, 90,000 रुपये। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बताइए सर लॉजिक क्लियर है क्या। यस सर। समझ में आया। यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है सर, अगला, डेटर मुझे रियलाइज्ड हो रहे हैं 10% डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट पर। कहने का मतलब सर मेरे पास डेटर कितने के हैं, 1 लाख के, 1 लाख में से 10% गए, कितने मिल रहे हैं सर, 90,000 रुपये मिल रहे हैं। क्या एंट्री करूँगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपये सर, 90,000 रुपये, 90,000 रुपये। बताइए सर समझ में आ रहा है। यस सर। अगला, डेटर रियलाइज्ड हो रहे हैं 10% मोर, 10% ज़्यादा पे मिल रहे हैं सर। डेटर कितने के हैं, 1 लाख रुपए के हैं, 1 लाख में 10% जोड़ोगे तो सर 1,10,000 रुपये मिल रहे हैं। पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला सर मैंने, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये। नहीं है मतलब मुझे कि कितना ज़्यादा मिल रहा है, नहीं है मुझे मतलब कि कितना कम मिल रहा है, मुझे मतलब किससे कि कितना पैसा मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, मैं उतने से एंट्री पास ऑन कर दूंगा। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आइए सर मैं आपको अब इसका केस जी भी लिखवा देता हूँ एक तरीके से, आपको और आसानी होगी। डेटर रियलाइज्ड एट 10% मोर, 10% मोर पर रियलाइज किए गए, किसके द्वारा, बाय पार्टनर के द्वारा। सर बताइए, पार्टनर ने रियलाइज करा है सर, पार्टनर ने रियलाइज करा है, पार्टनर ने पैसा ले लिया सर, पार्टनर ने पैसा ले लिया। सर एक बात बताओ, है तो मेरी असेट ना। यस सर, असेट है तो मतलब टू रियलाइजेशन, क्योंकि मैंने बताया था टू रियलाइजेशन, क्योंकि जब भी असेट आएगा टू रियलाइजेशन, जब भी लायबिलिटी आएगा रियलाइजेशन डेबिट, जब भी एक्सपेंडिचर आएगा रियलाइजेशन डेबिट। मैं आपको और क्रक्स बता दूंगा सर एट द एंड, अभी आप इस पर फोकस कीजिए। डेटर रियलाइज हो रहा है सर 10% मोर बाय पार्टनर, तो सर डेटर है ना, असेट है मतलब टू रियलाइजेशन। क्या कैश आ रहा है क्या, नहीं सर कैश नहीं आ रहा, हमारे पास कौन आ रहा है, पार्टनर आ रहा है। तो हम एंट्री क्या करेंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए सर, 10% मोर, 10% मोर। डेटर कितने के थे सर, 1 लाख के थे, 1 लाख में 10% कितना होता है सर, 1,10,000 रुपये। आई थिंक सर अब आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर। बताइए समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया। यस सर, कि अगर पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, अगर कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है, समझ में आई बात, लॉजिक क्लियर हुआ। तो सर हैशटैग क्रक्स क्या लिखा रहा मैंने, अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं कि जब भी अगर डेटर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, जब भी आपको डेटर का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जब भी अगर आपको सर डेटर का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात है सर, जस्ट ए मोमेंट सर। जब भी अगर आपको सर डेटर का कॉन्सेप्ट या डेटर का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सर आप कैसे सॉल्व करोगे, आप हमेशा, क्या बोला सर मैंने, सुनना सर, पहली चीज़ क्या बोला मैंने, नेट को शुड बी ट्रांसफर, नेट शुड बी ट्रांसफर। आप हमेशा किसको ट्रांसफर करोगे, नेट को ट्रांसफर करोगे, किसके अंदर, रियलाइजेशन के अंदर। रियलाइजेशन के अंदर नेट ही ट्रांसफर होगा, नेट ही ट्रांसफर होगा मतलब सर नेट कौन सा, इंटरनेट नहीं सर, ये नेट अमाउंट ट्रांसफर होगा, 80,000 रुपये ही ट्रांसफर होगा, जैसे देखो मैंने इस एग्जाम्पल में करा, 80,000 रुपये ट्रांसफर होगा। दूसरा सर जितने भी एडजस्टमेंट हैं, जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, जो भी आपके एडजस्टमेंट्स होंगे वो किस पर कैलकुलेट किए जाएंगे, शुड भी कैलकुलेट किए जाने चाहिए। किस पर कैलकुलेट किए जाने चाहिए सर आपके, बताइए किस पर, ऑन ग्रॉस डेटर पे सर, किस डेटर पे, ऑन ग्रॉस डेटर पे। अब आप अपने ग्रॉस डेटर पर ही, अब आप अपने ग्रॉस डेटर पर ही कैलकुलेट करोगे जितनी भी चीज़ें अब आपकी है। समझ में आया या नहीं आया, बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देख लीजिए सर, आप जितने भी मैंने एडजस्टमेंट करे उन सब में मैंने बेस किसको लिया था, इस 1 लाख रुपये को बेस लिया, इस 1 लाख रुपये के बेसिस पर ही मैंने सारी अमाउंट निकाले।
आई बात समझ में? तो जितने भी आप एडजस्टमेंट करोगे वो सब आप ग्रॉस डेटर पे ही करोगे, और नेट अमाउंट को ही आप किस में ट्रांसफ़र करोगे सर? रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे। बताओ सर, आपको समझ में आया या नहीं आया? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और इस नोट को भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है रियलाइजेशन के बारे में तो हमेशा कितना लेना है आपको? नील लेना है, ठीक है? यस सर। अब मैं आपको एज अ हैशटैग लास्ट में जो क्रक्स आपको जो मेरे को बताना है वो क्रक्स सुन लीजिए सर। आपको कई बार सर एंट्रीज करने में दिक्कत आती है, कई बार एंट्रीज करने में दिक्कत आती है, कई बार मेरे पास मैसेज आता है सर बच्चों का कि सर एंट्रीज नहीं हो रही, एंट्रीज नहीं हो रही। तो सुनिए सर, अगर असेट है तो रियलाइजेशन, अगर असेट है तो रियलाइजेशन हमेशा क्रेडिट होगा। क्या होगा सर? रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। अगर लायबिलिटी है या फिर कोई एक्सपेंडिचर है तो हमेशा आपका रियलाइजेशन डेबिट होगा। हमेशा आपका रियलाइजेशन क्या होगा? डेबिट होगा। समझ में आई या नहीं आई बात? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर वो असेट चाहे से आपकी रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे से वो आपकी असेट अनरिकॉर्डेड हो या फिर रिकॉर्डेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा जब भी असेट वर्ड आ जाएगा, जब भी असेट वर्ड आ जाएगा, मतलब सर आपको क्या करना है? मतलब आपको सर रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। समझ में आई? चाहे से वो अनरिकॉर्डेड हो या फिर रिकॉर्डेड हो। आइए मैं इस चीज़ को लिखवा देता हूँ आपको नीचे उस क्रक्स के अंदर। समझ में आया? चाहे से आपकी असेट क्या हो सर? रिकॉर्डेड हो या ना हो, रिकॉर्डेड हो या फिर वो क्या हो सर? अनरिकॉर्डेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, आपका रियलाइजेशन हमेशा क्रेडिट ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लायबिलिटीज़ की, अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेंडिचर्स की, तो ध्यान रखना सर, चाहे से आपकी लायबिलिटी और एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, हमेशा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होगा। तो सर एक और एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी एंट्रीज करने में सर। लेट सपोज मान लीजिए सर अनरिकॉर्डेड डेटर, मैंने बोला अनरिकॉर्डेड डेटर है, अनरिकॉर्डेड डेटर 10,000 रियलाइज्ड हुए एट 5,000 रुपये में, पहली एंट्री। दूसरा मैं देता हूँ सर आपको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है कितने रुपए की? 10,000 की, सेटल्ड हुई सर कितने रुपए में? एट 12,000 रुपये में। तीसरा क्या बोला सर मैंने? अनरिकॉर्डेड असेट है सर। ये मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जो आपको मैं कौन सा नोट्स लिखवा रहा हूँ, अगर आपने सर इनको समझ लिया और ढंग से 1-2-3 बार पढ़ लोगे ना सर, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी सर। आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अनरिकॉर्डेड असेट है सर आपके 10,000 रुपये की, ठीक है, बस इतना सा लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट आपका लिखा हुआ है सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपके पास गिवन है सर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपके पास गिवन है सर 10,000 रुपये की। आपको बोला है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, आपको जनरल एंट्री पास करनी है, तो बताइए सर आप जनरल एंट्री कैसे पास करोगे? बहुत ईजी है सर, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सुनिए सर, क्या है डेटर, क्या होती है? असेट होती है। असेट होती है मतलब आपका रियलाइजेशन क्या होगा? क्रेडिट होगा, मतलब टू रियलाइजेशन। क्लियर है? यस सर। सर क्या पैसा आ रहा है? हाँ सर पैसा आ रहा है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। अगर पार्टनर होता तो पार्टनर डेबिट हो जाता। कितने रुपए आ रहे हैं सर? 5,000 रुपये आ रहे हैं, हम 5,000 से एंट्री पास करेंगे। हमारे को नहीं है मतलब कि कितने रुपए कम आ रहे हैं, कितने रुपए ज़्यादा आ रहे हैं। अब सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, क्या लिखा हुआ है सर? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। लायबिलिटी है मतलब सर रियलाइजेशन डेबिट होगा। यस सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब चाहे से रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कैश जा रहा है? यस सर, सेटल हो रहा है, पार्टनर नहीं है, पार्टनर नहीं है तो टू कैश। कितने रुपए सर? 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। समझ में आई या नहीं आई बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कैश जा रहा है तो टू कैश, अगर पार्टनर ने ले ली होती तो टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। समझ में आई बात? यस सर। अब लिखा हुआ सर अनरिकॉर्डेड असेट है, मतलब रियलाइजेशन डेबिट होगा। ठीक है सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, वो सॉरी असेट है, असेट है मतलब रियलाइजेशन क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। यस सर, टू रियलाइजेशन। क्या बोला सर मैंने? टू रियलाइजेशन। ठीक है, कितने रुपए मिल रहे हैं सर? क्वेश्चन तो साइलेंट है। और मैंने आपको बताया था जब भी असेट के केस में, जब भी असेट के केस में, जब भी असेट वाले केस में क्वेश्चन साइलेंट होगा, जब भी असेट वाले केस में क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम क्या मानते हैं कि एक भी रुपया नहीं मिला हमारे को उससे। हम क्या मानते हैं सर? हमारे को एक भी रुपया नहीं मिला हमारे को। हम क्या मानते हैं सर? हमारे को एक भी रुपया नहीं मिला। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। तो हम क्या मानेंगे? हमारे को एक भी रुपया नहीं मिला है। हम क्या मानेंगे? हमारे को एक भी रुपया नहीं मिला है।
तो टू रियलाइजेशन कितने रुपए सर, 0 रुपये, तो आप इसकी एंट्री ही नहीं करोगे, नो एंट्री। समझ में आई बात, लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। अब आते हैं सर अपन लाइबिलिटीज़ पर। लाइबिलिटी कितनी की है सर हमारे पास, लाइबिलिटी है मतलब रियलाइजेशन क्या होगा सर, डेबिट होगा। यस सर, तो आइए रियलाइजेशन को मैं क्या कर देता हूँ, डेबिट कर देता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सर अब यहाँ पे भी क्वेश्चन साइलेंट है कि कितना तो पे हुआ है कितना नहीं हुआ। तो सर एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सर क्वेश्चन साइलेंट होता है किसके बारे में, पेमेंट के बारे में, कि कितना पेमेंट हुआ है, अगर उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानते हैं कि जितना बुक वैल्यू था हमने उतना तो पेमेंट कर दिया होगा ना। यस सर, चाहे से वो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड, क्लियर है? यस सर, चाहे से वो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड, तो हम क्या एंट्री करेंगे सर, जितना बुक वैल्यू उतना ही पेमेंट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए सर, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। बताइए सर, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको ये टॉपिक समझ में आए। आई होप सर आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? क्लियर? यस सर। तो मतलब आपको क्या समझ में आया सर, अगर असेट है तो रियलाइजेशन क्रेडिट, अगर लाइबिलिटी है तो रियलाइजेशन डेबिट। इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ सर, नहीं तो वो PDF में फिर दिक्कत आएगी। जस्ट अ मिनट सर, एक सेकंड। क्लियर है? यस सर। तो आइए अब मैं आपको और लेके चलता हूँ सर हमारे एक और बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट पे सर।